नमस्कार साथियों। आज राज्य व्यवस्था की इस नई कक्षा में हमारा मुद्दा है पार्लियामेंट यानी संसद। जो संसद चैप्टर है वो संविधान के भाग 5 में है, आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक। अब ये बहुत लंबा है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो भी संसद में शामिल है, मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर हर बड़ी से बड़ी चीज़ इसमें शामिल है। तो हम संसद को पूरा तो एक बार में कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसके नोट्स मेरे ख्याल से 25 से 30 पन्ने के हो जाएंगे। तो हम इसे टुकड़ों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज मैंने संसद के जो तीन भाग होते हैं, एक तो हम कर चुके हैं, राष्ट्रपति हम कर चुके हैं, अब बचा लोकसभा और राज्यसभा। तो आज लोकसभा और राज्यसभा की ही क्या स्थिति है, सदस्य संख्या क्या, उसके कार्य हैं, किस प्रकार वो फंक्शन करती है, जो भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं वो मैंने आज शामिल करी हैं। तो आज हम लोकसभा और राज्यसभा को समझेंगे। बाकी जो इनके पीठासीन अध्यक्ष आएंगे, बजट प्रस्तुत करने का तरीका, जो सेशन होते हैं, संसद के सत्र को विघटित करना, आहूत करना, सत्रावसान करना, ये सारी चीज़ें आगे की क्लासेस में हम सीखते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा को समझना। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं संसद के हमें पता है कि कितने भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं, जिसमें एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम समझ चुके हैं, आपको इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। सबसे पहले हम संसद में संसद क्या है, संविधान के भाग 5 में है। ये टोटल जो केंद्रीय व्यवस्था है ना, जिसमें कार्यपालिका, फिर विधायिका आती है, फिर न्यायपालिका है, वो भाग 5 में ही है। ठीक है, आर्टिकल 151 तक है मेरे ख्याल से, जिसमें अंत में हम लोग कैग को पढ़ते हैं ना, 148 से लेकर 151 आर्टिकल तक। उससे पहले हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे 124 से 147 तक। उससे पहले हम 123 में अध्यादेश पढ़ते हैं राष्ट्रपति का। उससे पहले ये संसद ही पढ़ लिया हमने 79 से 122 तक। उससे पहले हमने केंद्रीय कार्यपालिका को पढ़ा था, जहां हमने 52 में राष्ट्रपति से लेकर 78 तक जो मंत्रिपरिषद तक के प्रावधान थे वो देखे थे। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 में अब हम पढ़ने जा रहे हैं विधायिका को। विधायिका कहाँ से के जो आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक। अब आर्टिकल तो आपको खुद याद करने पड़ेंगे क्योंकि वो बहुत छोटी चीज़ें हो जाएंगी। मैं वो सारी चीज़ें शामिल करूंगा तो फिर वो समझने वाली क्लास नहीं रहेगी, ये फिर फैक्ट वाली रहेगी। जैसे लोकसभा का आर्टिकल क्या है, राज्यसभा के आर्टिकल क्या है, और फिर संसद सत्र आहूत करने का कौन सा आर्टिकल है, ये सभी चीज़ें, मतलब तो ये चीज़ें आप अपने स्तर पर देखने का प्रयास जरूर करते रहिएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं राज्यसभा की संरचना को। तो देखिए, जो राज्यसभा है उसकी संरचना में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि उसकी संरचना में जो उसकी मैक्सिमम जो सदस्य संख्या वो कितनी है और वर्तमान में कितने उसमें अभी शामिल है। ठीक है, तो राज्यसभा की संरचना में अगर हम अधिकतम उसकी सदस्य संख्या देखें तो आप क्वेश्चन को समझ के करिए। अगर वो अधिकतम पूछे यानी राज्यसभा की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, तो वो 250 सदस्य हो सकते हैं, उसमें 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 234 तो आएंगे राज्यों से, जो राज्य हैं वहां से आएंगे 234, 4 आएंगे जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज है ना, जो संघ शासित प्रदेश, वहां से आएंगे, और 12 का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। हमने पढ़ा था ना, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करके भेजता है, कला, साहित्य, समाज और विज्ञान के क्षेत्र से। ये 4 क्षेत्र पढ़े थे हमने। तो इन मैक्सिमम संख्या है 250, उसमें से 234 राज्यों से आएंगे, 4 यूटीज से आएंगे और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब ये तो मैक्सिमम है। अब अभी क्या स्थिति है वो देखें। अब क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम बनने के चांसेस रहेंगे वो अभी पर ही बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम को भी याद रखिए। जो डिवीजन है ये तो फिर थोड़ा अगर क्वेश्चन हाई लेवल का आ गया तो इसलिए आपको याद करनी चाहिए। बाकी जो मैक्सिमम यूटिलिटी है उसको याद जरूर करिएगा। अगर मैं वर्तमान सदस्य संख्या की बात करूं तो वर्तमान में है इसमें से हमारे पास 245, 245 है। 250 तो मैक्सिमम है, वर्तमान में 245 है। उसमें से जो राज्यों के 234 थे ना ऊपर, लेकिन 234 होने चाहिए थे मैक्सिमम, लेकिन अभी 229 ही हैं राज्यों से, यानी 5 ये कम यही हो गए। बाकी सेम है, संघ शासित क्षेत्रों से 4 होने चाहिए, 4 हैं भी, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने चाहिए, वो मनोनीत हैं भी। तो वर्तमान में 245 हैं, उसमें से 229 राज्यों से हैं, 4 संघ शासित प्रदेशों से हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। और राष्ट्रपति के वो क्षेत्र याद रखने आपने जहां से वो इन्हें मनोनीत करता है, जैसे कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, ये 4 क्षेत्र है ना, तो ये 4 क्षेत्र भी आपको याद करने हैं। ठीक है, तो इतना तो आ गया। राज्यसभा की संरचना हमें पता चल गई कि अच्छा ऐसे होते हैं, इतने लोग यहां से आते हैं। और राज्यसभा में जो लोग जाते हैं ना, जो सदस्य जाएंगे, उन्हें हम चुनते हैं, जनता चुनती है नहीं, वो अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होते हैं। यानी जो हमने अपने राज्यों में विधानसभाओं में चयनित लोग भेजे हैं ना, वही आगे राज्यों से का तात्पर्य यही है
कि जो हमने अपने अपने राज्य में विधानसभा में सदस्यों को भेजे हैं वही लोग कुछ लोगों को चुनकर फिर वहां भेजेंगे। संघ शासित प्रदेशों में भी कुछ राज्य जो उनकी राज्य विधानसभाएं हैं वहां लोग चुने हुए हैं वही अपने में से 4 लोगों को चुनकर भेजेंगे, बाकी बार राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो राज्यसभा की जो निर्वाचन प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण प्रणाली कहते हैं इसे हम। अब ये समझना एक बहुत टेक्निकल चीज है, मतलब क्योंकि पहले यहाँ से वोट फिर वहां ट्रांसफर करो, तो वो अगर कभी मुझे लगेगा कि समझाना चाहिए उससे भी क्वेश्चन बन देंगे, मतलब इतने डीप, तो फिर हम उसे भी कोशिश करेंगे कभी समझने की, ठीक है। तो देखिए ये हुई राज्यसभा की संरचना। अब हम देखते हैं जो लोकसभा की संरचना है। लोकसभा की संरचना की बात की जाए तो इसमें भी अधिकतम सदस्य संख्या है 552। इसमें अधिकतम सदस्य होंगे, लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552। लेकिन वर्तमान में कितने, वर्तमान में है 543, 543 वर्तमान में है 543। अब ये 543 आए कहां से, इसमें से 530 तो आए राज्यों से, 530 आए राज्यों से, और 13 आए संघ राज्य क्षेत्रों से, जो यूटीज हैं वहां से 13 आए। इसका तात्पर्य कि लोकसभा के चुनाव हुए, ठीक है, उसमें हर राज्यों की सीटें होती हैं। जैसे उत्तराखंड की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, ऐसे ही हर राज्य में लोकसभा की सीटें हैं। वहां से चुन के जो लोग जाएंगे, हम अब लोकसभा के जो निर्वाचन प्रणाली और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जिन लोगों को हम चुनेंगे वही यहां जाएंगे। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जो पहले से हमने राज्य विधानसभाओं में चुने वो वहां राज्यसभा के लिए कुछ सदस्यों को चुनेंगे। लेकिन जो लोकसभा है उसकी निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जो राज्यों में सीटें हैं लोकसभा की हम उन्हें चुनेंगे वही लोकसभा में जाएंगे, ठीक है। तो 530 तो गए राज्यों से, 13 गए संघ राज्य क्षेत्रों से, तो 552 होने चाहिए थे, अभी हैं 543। अब जो अधिकतम सदस्य संख्या है यह भी 552 से 550 हो चुकी है। क्यों, अब इसको हम देख 552 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एंग्लो इंडियन को उन्होंने पहले हटा तो दिया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, लेकिन जो सदस्य संख्या है वहां से नहीं रिमूव किया। अगर ऑप्शन में आपको 552 नहीं दिखे तो जरूर से 550 ही लगाना चाहिए आपको, दोनों दिखे तो फिर 550 ही लगाना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये 550 क्यों हुआ, देखिए पहले क्या होता था, जो 2 सीटें थी ना वो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थी। एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं ना, जो उनके लिए 2 सीटें आरक्षित थी। लेकिन जो 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया इसने यह आरक्षण बंद कर दिया। यानी अब लोकसभा में या फिर जो राज्य विधानसभाएं होती, राज्य विधानसभा में 1 सीट होती थी एंग्लो इंडियन के लिए। पहले उत्तराखंड में 71 थी ना, अब 70 हो गई है, क्योंकि एक उसके लिए जो एंग्लो इंडियन के लिए थी वो हट गई। ऐसे ही जो लोकसभा थी वहां भी 2 सीटें आरक्षित थी, लेकिन अब वो आरक्षण बंद कर दिया गया है। तो जो 552 थे अब वो 550 ही बचे। यहां पे भी पहले 545 थे, अब 543 ही बचे, क्योंकि वो 2 सीटें अब आरक्षित नहीं रहेंगी। समझे, ये आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जरूर से याद रखना है कि जो तो एंग्लो इंडियन थी के लिए जो आरक्षण दिया गया था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया, 104 में से, ठीक है। इसलिए अब जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो है 543, जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 550, ठीक है, याद कर लोगे ये भी, ठीक है। अभी रिवीजन के दौरान हम फिर से आएंगे यहाँ। अब देखिए हम राज्यसभा की जो संरचना है उसको तो हम देख चुके हैं, अब उसकी कार्यावधि और उसकी जो चुनाव प्रणाली है उसके मामलों में कुछ बातें जानते हैं। राज्यसभा पहले बार स्वतंत्र भारत में पहली बार कब स्थापना हुई इसकी, 1952 में स्थापना हुई। राज्यसभा के तौर पर पहली बार राज्यसभा स्वतंत्र भारत में 1952 में स्थापित की। इसके जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। उनका कार्यकाल है 6 वर्ष का, उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। पहली बार 1952 में स्थापित, कार्यकाल है 6 वर्ष का, और इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य का तात्पर्य यानी 3 हैं सदस्य, तो उसमें से हर एक व्यक्ति हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होगा, यानी हर 2 वर्षों में 1/3 चले जाएंगे और 1/3 नए आएंगे, ठीक है, आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे। इसीलिए इसे हम निरंतर चलने वाली संस्था कहते हैं। जो राज्यसभा है वो कभी भी विघटित नहीं होती है, क्योंकि 1/3 सदस्य जा रहे हैं तो 1/3 आ रहे हैं, तो ये विघटित नहीं होती। इसलिए ये ध्यान रखिए, कौन सी संस्था निरंतर चलती है जिसका विघटन नहीं होता है, तो वो है राज्यसभा। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। यानी आज इस वर्ष सेवानिवृत्त हुए हैं तो फिर 1 वर्ष को छोड़ के अगले वर्ष सेवानिवृत्त होते रहेंगे 1/3 लोग, ठीक है। और मैंने बता दिया यहाँ जो चुनाव प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। क्या होता है मैंने बता दिया, चुने हुए लोग ही आगे चुनेंगे। तो देखिए राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और निरंतर चलने वाली संस्था। निरंतर चलने वाली संस्था का भी आप तात्पर्य समझ गए, यानी विघटित नहीं होगी। चलो अब हम देखते हैं लोकसभा के बारे में कुछ। लोकसभा में क्या होता है, फिर सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष ही होता है मैक्सिमम। जो चुनाव होते हैं लोकसभा के चुनाव अभी होने वाले हैं जो 2024 में,
लास्ट टाइम कब हुए थे? 2019 में हुए थे। उससे पहले कब हुए थे? 2014 में हुए थे। उससे पहले 2009 में हुए थे। अब कोई जो लोकसभा का सत्र है, लोकसभा का जो क्रम है, मतलब जो भी कह सकते हैं, अगर वो पहले विघटित हो गया तो कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। लेकिन जो आम चुनाव में जो आम कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष ही होता है। अगर पहले विघटित हो गई तो फिर तो कम हो सकती है। लेकिन जो ऐसा तो राज्यसभा में भी हो सकता है कि कोई सदस्य पहले अयोग्य साबित हो सकता है, या निरह उसकी जो भी योग्यताएं हैं वो खारिज की जा सकती हैं, तो उसका भी तो सदस्य, उसकी भी तो जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष से कम हो सकता है। लेकिन जो अमूमन कार्यकाल है राज्यसभा में 6 वर्ष है, लोकसभा में 5 वर्ष है। और खास बात, ये निरंतर नहीं चलती है, निरंतर चलने वाली संस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष बाद हर बार ये विघटित होगी, फिर नए चुनाव होंगे। हम देखते हैं ना, लोकसभा 5, अब जो ये लोकसभा का अभी चल रही है 17वीं, अब ये पूरी तरह से विघटित होगी, फिर 18वीं लोकसभा नहीं आएगी। एक बार पूरी विघटित होगी फिर नहीं बनेगी। लेकिन राज्यसभा में ऐसा एक तिहाई सदस्य जाते रहते हैं और एक तिहाई सदस्य आते रहते हैं हर 2 वर्ष में। ठीक है, तो लोकसभा निरंतर नहीं चलती है, 5 वर्ष से या उससे पहले विघटित हो सकती है। मैंने बताया था, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति को कह सकता है अपने पद से इस्तीफा देकर पूरी लोकसभा को विघटित कर सकता है। मैंने बताया था ना प्रधानमंत्री में यह, और राष्ट्रपति में भी बताया था कि अगर प्रधानमंत्री सलाह दे तो राष्ट्रपति लोकसभा को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भी विघटित कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा निरंतर नहीं चलती है, यह भी हुआ। और जब इमरजेंसी लागू होती है ना, उस दौरान जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 1 वर्ष में, एक बार में 1 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है, और कितनी ही बार बढ़ाया जा सकता है। यानी लेकिन एक बार में जब बढ़ाने की प्रक्रिया होगी तो उस दौरान 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। फिर वो 1 वर्ष के लिए बढ़ गया, फिर और आपातकाल लागू है, फिर और प्रस्ताव आया, फिर एक बार में 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया, फिर आपातकाल लागू है, फिर 1 वर्ष में एक बार 1 वर्ष और बढ़ा दिया। यानी हर बार एक ही वर्ष बढ़ाया जाएगा, लेकिन कितनी ही बार ये बढ़ाया जा सकता है, मतलब जब तक आपातकाल लागू है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद ये जो कार्यकाल बढ़ाया गया है ये 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, ये 6 महीने वाला आपको जरूर से याद रखना है। मैंने क्या कहा? आपातकाल अगर लागू है तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है, और कितनी ही बार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि आपातकाल समाप्त हो चुका है, इमरजेंसी खत्म हो चुकी है, तो उस दौरान जो कार्यकाल बढ़ाया गया था वो आपातकाल खत्म होने के 6 माह से अधिक नहीं चलेगा। बस एक वर्ष चलना चाहिए था, लेकिन आपातकाल समाप्त हो गया तो वो 6 माह ही चलेगा। यह आपको जरूर से याद रखना है। तो लोकसभा में क्या क्या देखा हमने? यहाँ के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, ये निरंतर नहीं चलती है, 5 वर्ष या उससे पहले विघटित हो सकती है, और आपातकाल की स्थिति में कार्यकाल इसका 1 वर्ष में, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें भी हमने याद करी। ये हुआ राज्यसभा और लोकसभा के जो प्रोविजन थे। अब हम देखते हैं संसद सदस्यों की योग्यताओं के बारे में जानते हैं। संसद सदस्य यानी राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य। ठीक है, अगर इनकी योग्यता को देखें, आयु के आधार पर मैंने यहाँ पे बताया है, बाकी जो अन्य टेक्निकल चीजें हैं वो मैंने नहीं शामिल करी है। ठीक है, योग्यता यानी राज्यसभा में अगर आपको जाना है तो आपकी पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये चीजें तो अमूमन हम कॉमन सेंस से लागू कर सकते हैं ना, तो वो मैंने शामिल नहीं करी है। ठीक है, राज्यसभा हेतु आयु है 30 वर्ष। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो राज्यसभा में आप जा सकते हैं, बशर्ते अन्य चीजें शामिल होनी चाहिए। चुनाव होंगे, आपको निर्वाचित होना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं जा सकते, मतलब 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी है और प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी है? तो राज्यसभा हेतु 30 वर्ष, लोकसभा हेतु 25 वर्ष। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ 2 महत्वपूर्ण टेक्निकल चीजें हैं, आपको ध्यान से ये देखनी। जो संसद सदस्य है ना, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, इनकी जो भी निरर्हताएं हैं, यानी जो अयोग्यताएं होती हैं, उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न उठेगा तो उस पर अंतिम फैसला कौन देगा? उस पर अंतिम फैसला होगा जो राष्ट्रपति का होगा। संसद सदस्यों की निरर्हताओं संबंधित यानी अयोग्यताएं कहते हैं इसे, जो भी प्रश्न उठेंगे उन पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। इतना क्लियर? और अब हमने पढ़ा है एक 85वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 में बना था, दल बदल विरोधी अधिनियम कहते हैं ना, दल बदल को रोकने के लिए। तो अगर दल बदल के अनुसार अगर कोई संसद सदस्य निरह घोषित होता है, अयोग्य घोषित होता है, तो उसके मामले में फैसला सुनाएंगे जो पीठासीन अध्यक्ष होंगे। यानी लोकसभा में होगा वो सदस्य तो उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देगा, और राज्यसभा का सदस्य होगा वो तो उसका निर्णय राज्यसभा सभापति देगा। यहां पर राष्ट्रपति नहीं देगा। इसीलिए मैंने दोनों चीजें शामिल करी हैं साथ में। अगर दल बदल के आधार पर कोई संसद सदस्य अयोग्य घोषित होता है तो उसके संबंध में निर्णय लेंगे जो पीठासीन अध्यक्ष होंगे। यानी वो सदस्य लोकसभा का है तो उसका दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित है तो उसके संबंध में निर्णय लेंगे लोकसभा अध्यक्ष। और अगर वो सदस्य राज्यसभा का है और दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हुआ है तो उसके संबंध में निर्णय लेंगे राज्यसभा के सभापति।
बाकी अन्य मामलों में जो भी निर्भरताएं वाले फैसले होंगे उनके मामले में फैसला लेंगे राष्ट्रपति। अब ये आपको अच्छी तरह से याद करना ही है यहाँ पे, ठीक है, तभी मैंने दोनों को साथ में ही शामिल किया, ठीक है। तो ठीक है, इतनी सारी चीजें पढ़ी, अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा संसद, पार्लियामेंट, जिसके 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हम पहले कवर कर चुके हैं। हमने स्थिति देखी इसकी कि पहले कार्यपालिका आई 52 से लेकर 78 तक, फिर हम अभी विधायिका पढ़ रहे हैं 79 से लेकर 122 तक। उसके बाद हम 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश आएगा, फिर न्यायपालिका पढ़ेंगे 124 से 147 तक, फिर हम कैग पढ़ेंगे 148 से 151 तक। उसके बाद हम राज्य की जो व्यवस्थापिका है उस पर जाएंगे। तो हमने यहाँ पर संविधान के भाग 5 में विधायिका पढ़े थे अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक। फिर हमने राज्यसभा की संरचना देखी, अधिकतम सदस्य देखे 250 हैं, उसमें से 234 हैं राज्यों से, 4 हैं यूटीज से, 12 हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अब एक बार फिर से आप बताइए मुझे कि ये जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो कौन कौन से क्षेत्रों से करता है। अगर आप कमेंट में लिखेंगे ये, तो आपको लिखने से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, ठीक है, और दूसरे लोग भी देख लेंगे उसे, ठीक है। वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से राज्यों से 229 हैं, यूटीज से 4 हैं और राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत किए गए। फिर हमने लोकसभा की संरचना देखी, अधिकतम सदस्य 552, लेकिन अब 550 हो चुके हैं क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन हट चुके हैं। वर्तमान सदस्य 543, 530 राज्यों से, 13 संघ राज्य क्षेत्रों से। पहले क्या था, 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, उसने यह आरक्षण बंद कर दिया। तो अब एंग्लो इंडियन के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं होती है, न केंद्र में न राज्यों में। राज्यसभा में हमने देखा पहली बार स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में स्थापित हुई। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं। चुनाव प्रणाली इसकी अप्रत्यक्ष थी, यानी चुने हुए लोग ही इसके लिए सदस्यों को चुनते हैं, और यह एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यह विघटित नहीं होती है। फिर हम लोकसभा को में आए। लोकसभा में हमने देखा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह निरंतर नहीं चलती, हर 5 वर्ष में या फिर उससे पहले भी इसका विघटन हो सकता है। आपातकाल की स्थिति में कार्यकाल इसका एक बार में 1 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है और कितनी ही बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर जब आपातकाल समाप्त होता है तो किसी भी स्थिति में वो बढ़ाया गया कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं होगा, 6 माह में वो समाप्त हो जाएगा। फिर हमने संसद सदस्यों की योग्यताएं देखी आयु के आधार पर। राज्यसभा में आपको जाना है तो 30 वर्ष आयु चाहिए, लोकसभा में आपको जाना है तो 25 वर्ष आयु चाहिए। फिर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु क्या है और प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु क्या है, तो आप इसे जरूर लिखिए। फिर हमने देखा संसद सदस्यों की निर्भरताएं 2 प्रकार की होते हैं, एक होती है दल बदल के आधार पर, एक होती है उसके अन्य मामलों पर। तो जो अन्य मामले हैं यानी संसद सदस्यों की निर्भरताओं संबंधित जो भी अन्य मामले हैं उन पर अंतिम फैसला सुनाता है राष्ट्रपति। लेकिन दल बदल के आधार पर कोई संसद सदस्य निर्वाह घोषित है तो उस पर फैसला सुनाएगा पीठासीन अध्यक्ष, यानी लोकसभा के मामले में फैसला सुनाएगा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के मामले में फैसला सुनाएगा राज्यसभा। आज की कक्षा में ये संसद को आज हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने जो लोकसभा और राज्यसभा है उसका स्ट्रक्चर देखा और उसके किस प्रकार उसके फंक्शन होते हैं कुछ समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा मुद्दा है जो दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष हो गए, फिर राज्यसभा के सभापति हो गए, फिर जो प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं हम, सामयिक अध्यक्ष वो नियुक्त किए जाते हैं, और जो विपक्ष का नेता होता है अपोजिशन लीडर ना, उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब कब बन सकते हैं वो, उनसे संबंधित चीज़ें आज की क्लास में शामिल होंगी। संसद ही पढ़ रहे हैं अभी हम, जो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक व्याख्यायित है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो हम देखेंगे वो है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम इसका अनुच्छेद देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद में इसे डिफाइन किया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए एक ही अनुच्छेद है और वो है अनुच्छेद 93। मैंने बताया था पहले आपको। राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति हैं उनके लिए तो है अनुच्छेद 89 79वां, और जो लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं उनके लिए है अनुच्छेद 93। तो आर्टिकल भी याद करिए। और इसमें जो समझने वाली बात वो ये है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है उसकी जो चुनाव की तारीख होती है, यानी जब उसे निर्वाचित किया जाएगा, तो वो निर्धारित कौन करता है, वो निर्धारित की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव की तारीख है वो जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, और अगर एक बार तो निर्वाचित हो गए, लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाना हो तो हमें किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, तब हमें चाहिए होता है विशेष बहुमत। अगर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाना हो तो लोकसभा में एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा और उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करना होगा। ध्यान रहे कि यह सामान्य बहुमत नहीं है, यह विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत का तात्पर्य होता है कि उपस्थित लोग जितने भी हैं सदन में उसके 2/3 लोग सहमत होने चाहिए, और जो सदन की कुल क्षमता है उसके आधे। जैसे आप समझिए सदन में कुल कितने सदस्य हैं, 100 सदस्य हैं। ठीक है, और
टोटल क्षमता उसकी 100 है, लेकिन जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का बिल आ रहा है उस दिन सदन में 60 लोग ही उपस्थित हैं, 60 लोग ही उपस्थित हैं। अब विशेष बहुमत का तात्पर्य है कि जितने उपस्थित हैं उसका 2/3 तो होना चाहिए, यानी 60 का कितना होना चाहिए, 2/3 कितना हुआ, 60 का 40 हुआ ना। लेकिन जो टोटल सदस्य क्षमता कितनी थी, 100 थी, उसका आधा भी होना चाहिए। अब 40 से काम नहीं चलेगा, 50 होने चाहिए, 50 तो होने ही चाहिए। नहीं समझे आप? ऐसा है, अगर विशेष बहुमत का तात्पर्य कि सदन में जितने सदस्य हैं क्षमता उसके आधे तो होने चाहिए, और जितने उस दिन उपस्थित है उसके 2/3 होने चाहिए। यानी अगर 100 सदस्य क्षमता है तो 100 का 2/3 कितना होता है, 66 लोग उस दिन उस पे पक्ष में होने चाहिए, उसे कहेंगे 2/3 बहुमत। ठीक है, तो विशेष बहुमत याद रखिए आप। बस लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए हमें लोकसभा में जो प्रस्ताव पारित करना होता है वो विशेष बहुमत से पारित करना होता है। इसके चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, और इसके संबंध में जो वर्णन किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। चलो अब हम समझते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष है इसके कार्य व शक्तियां क्या क्या हैं। अगर हम इसे समझे कि क्या क्या इसके कार्य हैं और क्या क्या इसकी शक्तियां हैं, तो देखिए अब आपके दिमाग में होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, तो जो भी प्रोविजन इसके बारे में बता रहा हूं ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ही बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए जो भी संसदीय मामले होते हैं, संसदीय मामलों में जो लोकसभा अध्यक्ष है इसका निर्णय अंतिम होता है, यानी संसद के भीतर जो भी कार्यवाहियां होंगी वो इसी की अनुमति के बाद होंगी। इसकी जो भी मतलब इसे जो भी लगेगा कि ऐसी कार्यवाही यहाँ होनी चाहिए तो सब यही निर्धारित करेंगे, और इसका निर्णय अंतिम होगा। आप चुनौती नहीं दे सकते उसे कि ये तो ऐसा कहने लगे आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, नहीं। संसद के मामले में सभी अंतिम निर्णय कार्य और शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष की होगी। ऑप्शन में आपको प्रधानमंत्री भी मिलेगा, उच्च न्यायालय भी मिलेगा, राष्ट्रपति भी मिलेगा, और हम अमूमन सोचते हैं कि सब काम राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन नहीं, संसद के मामलों में लोकसभा अध्यक्ष ही सुप्रीम होता है। और वही बात है, संयुक्त बैठक जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और आर्टिकल 108 में, और इसका जो एक और यूनिक काम है वो ये है कि जो धन विधेयक होता है ना, मनी बिल कहते हैं, आर्टिकल 110 में जिसकी व्याख्या की गई है, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में, उस पर कोई भी अंतिम निर्णय होगा ना वो लोकसभा अध्यक्ष का ही होगा। यानी कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है इसका निर्णय कौन लेगा, इसका निर्णय करने की अंतिम शक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि ये बिल मनी बिल है तो वो मनी बिल कंसिडर कर लिया जाएगा, और अगर कहा कि नहीं है तो वो मनी बिल कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी पता चला हमें, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। चलो, और जो हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि जो 10वीं अनुसूची है ना, दल बदल निरोधक अधिनियम पढ़ा था, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो 1985 में, उसमें हमने एक 10वीं अनुसूची जोड़ी थी जो एंटी डिफेक्शन लॉ वाली है, यानी दल बदल को रोकने के लिए। तो हमने पढ़ा था कि अगर उसके आधार पर किसी संसद सदस्य की यानी लोकसभा सदस्य की अगर निर्भरता पर प्रश्न उठेगा तो उसका निर्णय राष्ट्रपति नहीं लेगा, उसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। यानी राष्ट्रपति तो उन मामलों में लेगा जो अन्य निर्भरता के मामले हैं, लेकिन जो दल बदल के आधार पर निर्भरता है उसके संबंध जो सदन है उसका अध्यक्ष ही लेगा। अगर राज्यसभा में अगर दल बदल आया है मामला तो राज्यसभा का सभापति लेगा, लोकसभा में अगर दल बदल का मामला आया है तो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। यह भी क्लियर, पहले भी पढ़ा था वही रिवाइज होते जाएगा, कई चीजें ऐसी आएंगी लेकिन आपको पहले वाला क्लियर होना चाहिए ना, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, अभी और एक खास बात और होती है इसकी, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा के सदस्य में से ही हमने एक को उठाकर लोकसभा का अध्यक्ष बनाया है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनती है जो लोकसभा का अध्यक्ष है क्या वह लोकसभा का सदस्य है, हाँ वो लोकसभा का भी सदस्य है। तो देखिए अब लोकसभा में कोई बिल आया, कोई प्रस्ताव आया, सामान्य अब उस पर वोटिंग होगी, जितने भी उपस्थित हैं कौन इसके पक्ष में है कौन इसके विपक्ष में, ओई नो या लैंग्वेज चलती है वहां, तो जो उसके पक्ष में होंगे वो यस बोलेंगे, जो नहीं होंगे नो बोलेंगे। और जब पहली बार वोटिंग होगी तो उस दौरान, अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष भी तो एक सदस्य है, लेकिन वो उस दौरान उस पर मत नहीं देगा, पहली बार में मत नहीं देगा। लेकिन अगर कोई प्रस्ताव पारित हुआ और हाँ के पक्ष में भी बराबर लोग हैं और ना के पक्ष में भी उतने ही लोग हैं, यानी 50 ने हाँ कहा 50 ने ना कहा, अब यह बराबरी की स्थिति होगी, तो इस स्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो निर्णायक मत देता है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो लोकसभा का अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता है, वो मत केवल तब देगा जब बराबर की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी जब 50-50 50-50 जैसा हो जाए ना मामला, तो अंतिम निर्णायक मत देगा वो। समझ में आ गया होगा। और कौन, अब कुछ समितियां होती हैं जिनकी अध्यक्षता करते हैं हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये समितियां आपको अवश्य से याद रखनी चाहिए, जैसे हमने प्रधानमंत्री के उसमें भी देखा था। आप रिवाइज तो कर रहे होंगे ना, तो रिवाइज जरूर से करिएगा और अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ समितियां जिनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं उनमें है
कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। तो ये 3 समितियां हैं, ये तीनों संसदीय समितियां हैं। इनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन कौन सी? कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। इतना तो आ गया। ये है हमारे लोकसभा अध्यक्ष के बारे। आर्टिकल 93, चुनाव राष्ट्रपति, चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। लोकसभा में इन्हें विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाता है। कार्य और शक्तियों में हमने देखा कि संसदीय मामलों में इनका निर्णय अंतिम होता है। ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। धन विधेयक पर कोई भी निर्णय लेना होगा तो वो लोकसभा का अध्यक्ष ही लेगा। और 10वीं अनुसूची के तहत अगर दल बदल के उपबंध के आधार पर लोकसभा के सदस्य की निर्भरता पर निर्णय यही लेंगे। अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उस पर पहले स्थिति में तो मत नहीं देंगे, लेकिन जब बराबर की स्थिति आ जाएगी फिर मत भी देंगे। और ये 3 संसदीय समितियों के अध्यक्ष भी होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति हो गई, नियम समिति हो गई और सामान्य प्रयोजन समिति हो गई। चलो, आया होगा आपको। अब हम देखते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है वही मैंने शामिल कर रखी है, ठीक है। तो देखिए, लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की जाए, देखिए लोकसभा उपाध्यक्ष को समझते हैं। अब देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं जो, इनके चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करेंगे? तो इनके चुनाव की तारीख निर्धारित की जाएगी अध्यक्ष द्वारा। अध्यक्ष की जो चुनाव तारीख है वो तो राष्ट्रपति निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन जो लोकसभा उपाध्यक्ष हैं उनके निर्वाचन की तिथि लोकसभा के अध्यक्ष निर्धारित करेंगे। ये जरूर से आप ध्यान रखिएगा। और जो लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो जो संयुक्त बैठक है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। ध्यान रहे, अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो लोकसभा के उपाध्यक्ष है ना वो करेंगे, ठीक है। और एक इनकी एक खास बात होती है कि अगर कोई जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है ना, उसे किसी भी समिति का अगर सदस्य बनाया गया तो वह स्वाभाविक रूप से उसके चेयरमैन बन जाएंगे, सभापति, अध्यक्ष बन जाएंगे। मान लिया जाए कोई समिति है, उसमें जो राज्य लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो भी शामिल है ना, तो उसका अध्यक्ष वही होगा, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं, यानी पदेन सभापति वो हो जाएंगे उसमें। तो किसी भी समिति का सदस्य बनने पर लोकसभा उपाध्यक्ष उसका सभापति भी बन जाता है। इतना उपयोग। चलो, ये हुए लोकसभा उपाध्यक्ष। और इसका आर्टिकल कौन सा है मैंने बताया। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 93। ऐसे ही राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के लिए भी एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 89, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस चलती है, वो भी मतलब ये संविधान में व्याख्यात नहीं है, संविधान नहीं कहता है ऐसा करो, लेकिन हमने अपना रखी है। 11वीं लोकसभा के बाद वर्तमान में एक सामान्य सहमति है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो तो सत्ताधारी दल का होगा, यानी जो करंट गवर्नमेंट है ना उसके तरफ का होगा। लेकिन जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो मुख्य जो अपोजिशन पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है, वहां का होगा, ताकि एक बैलेंस बना रहे ना। जो विपक्ष है उसको भी अपनी बात कहने का मौका मिले, आलोचना करने का मौका मिले, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करे, इसीलिए तो सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी। तो क्या बताया मैंने, ये संविधान में व्याख्यायित नहीं है, लेकिन हम एक संसदीय परंपरा के रूप में यह विकसित हो चुका है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो सत्ताधारी दल का होगा और जो लोकसभा उपाध्यक्ष होगा वो मुख्य विपक्षी दल का होगा। एग्जाम में बनेगा कि यह संविधान में लिखा गया है, नहीं, ये संविधान में नहीं लिखा गया है। चलो, तो लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में भी हमने इतनी चीजें जानी। अब हम देखते हैं राज्यसभा का जो सभापति है, इसके बारे में हमने कब पढ़ा? जब हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले इसका अनुच्छेद देखिए, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों के लिए एक ही अनुच्छेद है और वो है आर्टिकल 89, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा, मैंने बताया था आपको। और देखिए, जो राज्यसभा का सभापति है वो सदन का सदस्य नहीं होता है, यही तो समझना है। देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो तो लोकसभा का सदस्य भी होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में तो उपराष्ट्रपति भी है ना। और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन्हें किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वाला है, यानी किसी एक ही पद पर काम कर सकते हैं, वो दूसरे पद पर नहीं करेंगे। अब वो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है, इसलिए वो सदन का सदस्य नहीं है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रहे। और ये होता क्या है यहाँ भी वही जैसा लोकसभा अध्यक्ष में होता है कि पहली बार मत नहीं देगा अगर कोई प्रस्ताव आ गया, लेकिन बराबर की स्थिति में मत दे सकता है। ये 3 ही बातें याद रखनी है इसमें। राज्यसभा का सभापति, जो उपराष्ट्रपति, वही राज्यसभा का पदेन सभापति है, यह सदन का सदस्य नहीं होता है और पहली बार में मत नहीं देता है और बराबर होने की स्थिति में मत देता है। अब अगर आप लोकसभा अध्यक्ष को ध्यान से पढ़े हो, समझे हो, तो अब मुझे बताइए कि राज्यसभा के सभापति की तुलना में वो शक्तिशाली क्यों होता है? 2 काम उसके होते हैं यूनिक। एक तो जो संयुक्त बैठक होती है, जो संयुक्त बैठक होती है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये नहीं करता है। और जो धन विधेयक होता है, उसको धन विधेयक है उसके बारे में अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, ये नहीं लेता है। तो ये 2 उसके यूनिक काम है जो यहां नहीं होते। और अगर दल बदल के आधार पर राज्यसभा में कोई सदस्य निर्वाह हो गया तो उसके मामले में निर्णय कौन लेगा? यही लेगा। हाँ, वो मैंने कहा कि अगर दल बदल के मामले में
जिस सदन का वो सदस्य है उसी सदन का जो सभापति है वो निर्णय लेगा। लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष लेगा, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का सभापति लेगा। ठीक है, चलो इतना भी हुआ। अब हम देखते हैं जो प्रोटेम स्पीकर है, हम सामयिक अध्यक्ष की बात करते हैं ना कभी, तो देखिए प्रोटेम स्पीकर का तात्पर्य कि जो सामयिक अध्यक्ष कुछ समय के लिए निर्वाचित किया गया है, तो प्रोटेम स्पीकर इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति, प्रोटेम स्पीकर। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो नई लोकसभा बनी होती है ना, उसके जो भी सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवाना। तो देखिए जो प्रोटेम स्पीकर है, सामयिक अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका मुख्य काम जो होता है वो होता है नए सदस्यों को शपथ दिलवाना। जो भी नए सदस्य चुन के आए हैं उनको शपथ दिलवाना, उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर, ध्यान ये रखना है कि इसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष नहीं करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी हमने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वाली बात पढ़ी ना, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, लोकसभा में उपाध्यक्ष होता है, ये एक्चुअल में फॉर्म कब हुए? फिर स्वतंत्रता से पहले ही भी बात करें तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 नहीं पढ़ा हमने, वहीं से ये पद अस्तित्व में आए 1921 में पहली बार। ठीक है, तो जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, जो सदन, दो सदन होते हैं, उच्च सदन, लोअर सदन, उनके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, और पहली बार 1921 में यह अस्तित्व में आए, ये भी याद रखोगे फैक्ट के तौर पर। अब हम पढ़ते हैं जो अपोजिशन लीडर होता है, विपक्ष का नेता कहते हैं हम लोग। तो विपक्ष का नेता बन कौन सकता है? अगर देखिए एक तो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट होगी, जो बहुमत वाली सरकार है, उसने तो वाली पार्टी होगी, उसने सरकार बना ली, या फिर गठबंधन वगैरह करके सरकार बना ली। अब जो दूसरी पार्टी बनी, जिसके पास सबसे अधिक सदस्य हैं, उसके जो प्रमुख लीडर होगा उसको विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उस पार्टी के जो सदस्य होने चाहिए ना, जो उसके पास सदस्य हैं, वो सदन के कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। यानी अगर लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं, 550 कहते हैं हम लोग, 550 उसकी कैपेसिटी है, तो 550 का 10वां हिस्सा निकालिए, यानी 0 को हटा दिए, 55। यानी किसी पार्टी को अगर विपक्ष का नेता निर्धारित होना है, मतलब अपनी तरफ से भेजना है, तो उसके पास एटलीस्ट 55 सदस्य तो होने ही चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको, यानी कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। याद रहेगा विपक्ष का नेता क्या होगा, याद रहेगा। और इस विपक्ष के नेता को पहली बार मान्यता कब मिली? 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। तो विपक्ष का नेता भी याद हो गया, कुल सदस्यों के 10वें सदस्य के बारे में। तो ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा? विपक्ष के नेता के बारे में जानकारी, प्रोटेम स्पीकर और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की संस्था का उद्भव, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति ज्यादा खास था नहीं तो मैंने उसे शामिल नहीं किया, बस अब उसका आर्टिकल भी आर्टिकल 89 ही है। हमने जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है उसके बारे में पढ़ा, हमने लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसी सीरीज को संसद में जो भी अनेक प्रक्रियाएं आएंगी हैं उसी के क्रम में आप कुछ जो भी बचे थे संसद के, हम संसद पढ़ रहे थे, जो भारतीय व्यवस्था है संचालिका में, उसमें हमने कार्यपालिका पढ़ा, फिर हम व्यवस्थापिका में हम संसद, विधायिका को हम पढ़ रहे हैं अभी, विधायिका में हम संसद को ही प्रोसीजर करते हैं आगे, जिसमें आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक व्याख्यायित किया गया था भाग 5 में। उसमें कुछ प्रोविजंस हमने पढ़ लिए थे। आज जो हमारे मुद्दे होंगे वो संसद के सत्र हो गया, या फिर कोरम के बारे में, या फिर जो विधेयक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं उनके बारे में, फिर संसद में बजट को प्रस्तुत करना, फिर जो कुछ विभागीय समितियां होती हैं और कुछ स्थायी समितियां होती हैं उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आवश्यक है ही है क्लास, आप अंत तक इस पर बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जितना भी कर सकते हैं, जितने अधिक लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं, वो मेरे लिए प्रेरणा का एक स्रोत रहता है, तो वो भी एक जहन में रहता ही है। ठीक है, तो आप पहले ही से यहीं पर लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसद के सत्र के बारे में। संसद के सत्र का तात्पर्य है कि देखिए जैसे हम संसद के कोई 3 चीजें, एक बार प्रारंभ हो सकती है वो, फिर बीच में रुक सकती है, फिर वो स्थगित हो सकती है, या फिर एक पूरी तरह से विघटित हो सकती है। तो यही संसद में भी 4 चीजें होती हैं। जब संसद का सत्र नहीं है तो पहली बार में हम बुलाएंगे उसे, यानी संसद सत्र को आहूत करना, फिर कुछ समय के लिए रोक देंगे, या फिर बिना समय बताए रोक देंगे कि कितने समय के लिए रोक रहे हैं ये बताएंगे नहीं, और फिर रोक देंगे, फिर एक पूरे सत्र को ही खत्म कर देंगे, फिर एक पूरी सत्रों की जो भी साइकिल होती है उसको ही खत्म कर देंगे, उसे विघटन देंगे। सिंपल शब्दों में कहें तो संसद को हम कितने तरीकों से क्या क्या किया जा सकता है संसद में। सबसे पहले संसद के सत्र को आहूत किया जाता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो भी सत्र हैं इनको आहूत करना या फिर सत्रावसान करना, ये कौन करता है, यही थोड़ा यहां पर टेक्निकल है मेरे ख्याल से, तो आप इसे अपने जहन में बनाए रखिएगा। ठीक है, देखिए
संसद के सत्र की बात की जाए तो संसद के सत्रों को आहूत कौन करता है? आहूत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखिए, यानी जब संसद स्थगित होगी तब पहली बार बुलाई जाएगी जब, तो उसे राष्ट्रपति आहूत करेगा। फिर जब बीच में ही संसद के सत्र को रोकना होगा यानी स्थगन करना होगा, या फिर बिना समय बताए कि कब अगली बार कब मिलेंगे उस दौरान स्थगित करना, तो वो किया जाता है पीठासीन अधिकारी द्वारा। यानी लोकसभा का सत्र चल रहा है, फिर बीच में ही स्थगित नहीं कर देता कि कभी हंगामा वगैरह हो जाता है तो वो कहता है कि 2 घंटे बाद मिलेंगे, 3 दिन बाद मिलेंगे या 4 दिन बाद मिलेंगे, या फिर कब मिलेंगे बिना ये बताए बिना ही रद्द कर देते हैं सत्र को उस दौरान। तो ये करते हैं पीठासीन अधिकारी। यानी लोकसभा में अगर संसद का सत्र स्थगित हो रहा है तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा में अगर संसद का सत्र स्थगित हो रहा है तो वो राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो करेगा। ठीक है, तो देखिए संसद के सत्र को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। बीच में स्थगित कौन करेगा? स्थगित करना या फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना दोनों पीठासीन अधिकारी द्वारा ही किए जाएंगे। फिर जैसे अब एक मानसून सत्र होता है, वैसे सत्र तो डिफाइन है इंडिया में, क्योंकि वैसे 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र कहते हैं, एक बजट सेशन कहते हैं और एक विंटर सेशन कहते हैं ना, शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्र मोटे मोटे तौर पर डिफाइन किए गए। तो इन अब मानसून सत्र पूरा खत्म हो गया तो उसे कहते हैं सत्रावसान सत्र, मतलब मानसून वाला जो सत्र था वो पूरा जब समाप्त हो गया तो उसे कहते हैं सत्रावसान। तो सत्रावसान की घोषणा भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखिए, संसद को जैसे मानसून सत्र पहले दिन स्टार्ट होगा तो आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति। मानसून सत्र देखिए 1 तारीख से 30 तारीख तक हम था मान लिया जाए, 15 तारीख में बीच में स्थगित कर दिया कुछ कि सत्र को मिलेंगे 18 को मिलेंगे, ऐसा करेगा पीठासीन अधिकारी। फिर जब मानसून सत्र 1 से 30 तक पूरा समाप्त हो गया फिर सत्रावसान की घोषणा करेंगे हमारे राष्ट्रपति। ये जरूर से ध्यान रखिए, आहूत करेंगे राष्ट्रपति, सत्रावसान भी राष्ट्रपति, लेकिन बीच में जो स्थगित करते हैं वो करेंगे पीठासीन अधिकारी। और ये सभी संसद के सत्र आहूत करना, स्थगित करना, सत्रावसान करना कहां बताए गए हैं? संविधान के अनुच्छेद 85 में, 85 में। संविधान का अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के सत्र आहूत, सत्रावसान वगैरह वगैरह। तो अनुच्छेद भी आप याद रख लीजिए, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गणपूर्ति या कोरम का मतलब क्या होता है। कोरम का तात्पर्य कि किसी भी काम करने के लिए हमें जो मिनिमम लोग आवश्यक होते हैं ना, उसे कोरम कहते हैं। तो संसद के सत्रों में भी ऐसा होता है। मान लिया जाए संसद का कोई सत्र चल रहा है, कोई बिल प्रस्तुत हो रहा है, तो उस पर वोटिंग के लिए लोग चाहिए, लेकिन एक रिक्वायरमेंट तो होगी कम से कम इतने लोग तो उपस्थित हों तभी हम किसी विषय पर चर्चा करें, तो उसे कहते हैं गणपूर्ति। सबसे पहले आप इसका अनुच्छेद ध्यान रखिए, गणपूर्ति या कोरम है जो, वो है अनुच्छेद 100 में डिफाइन। आर्टिकल 100 में बताया गया है कि दोनों सत्रों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में जब किसी विधेयक पर चर्चा होगी तो कितने लोग उपस्थित होंगे? तो कितने होंगे? जितने कुल सदस्य है ना वहां, उसका 10वां हिस्सा। जैसे हमने लोकसभा में 50 पढ़ा था कि 552, फिर 550 में से तो 550 का 10वां हिस्सा कितना हुआ? 55 हुआ। राज्यसभा में हमने पढ़े थे कि अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, तो उसका 10% कितना हुआ? 25। तो देखिए गणपूर्ति कोरम का तात्पर्य कि कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना चाहिए। तो लोकसभा के लिए वो निकला 55, राज्यसभा के लिए वो निकला 25। ध्यान रहेगा, गणपूर्ति कोरम आर्टिकल 100, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। लोकसभा के लिए 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में कोई बिल प्रस्तुत हो तो तब 25 होने चाहिए। ठीक है, चलो ये भी आया। अब हम पढ़ते हैं जो धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा की जाती है कभी कभी। तो यह होता क्या है? देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव की बात की जाए तो जब भी कोई आम चुनाव होता है, आम चुनाव का तात्पर्य जो 5 साल में एक बार होते हैं, जो 2019 में हुए थे, अब 2024 में होने वाले हैं ना, जो उसे कहते हैं आम चुनाव, अभी 18वें होंगे जी। प्रत्येक आम चुनाव का जो प्रथम सत्र होता है, यानी 2024 में चुनाव हुए, फिर जब कोई सरकार बनी तो उसका जो पहला सत्र होगा उस दौरान राष्ट्रपति संबोधित करेंगे दोनों सत्रों को। और जो वित्तीय वर्ष होता है उसका पहला सत्र, यानी राष्ट्रपति वित्तीय सत्र वर्ष कब होता है? हर वर्ष वित्तीय वर्ष होता है, नहीं है पता? हर वर्ष वित्तीय, अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे यहां वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जो पहला वित्तीय वर्ष का जो पहला सत्र होगा, यानी अप्रैल में जो भी सत्र किया जाएगा उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, और आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने तो कर दिया संबोधन, मतलब वही करेंगे कि इस वर्ष हमारी क्या क्या नीतियां रहेंगी, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने क्या क्या अचीवमेंट करी, हमारे इस आम चुनाव में जब हम जीत के आए हैं उसमें हमारे लक्ष्य क्या होंगे, ये सभी बातें राष्ट्रपति दोनों सदनों में बताते हैं। फिर जो दोनों सदन है, राष्ट्रपति का जो ये संबोधन था, इस पर दोनों सदनों में चर्चा होती है कि राष्ट्रपति ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, क्या वो सच में हो रहा है या नहीं। तो जो भी इन सब बातों पर चर्चा की जाती है उसे ही कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव जुड़ा किससे? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के प्रथम सत्र को और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं दोनों सदनों में, और उस पर जो चर्चा होती है इसे कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। सिंपल था। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि धन्यवाद प्रस्ताव जुड़ा किससे है? राष्ट्रपति से जुड़ा है। ठीक है, राष्ट्रपति से जुड़ा है। कर लोगे इतना? चलो ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब संसद में कुछ विधेयक जो प्रस्तुत होते हैं ना, संसद में विधेयक प्रस्तुत होते हैं, हमें पता है। अब कितने प्रकार के होते हैं, तो संसद में जो भी विधेयक प्रस्तुत होते हैं वो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं संसद। देखिए, एक तो होता है साधारण विधेयक होता है, एक होता है धन विधेयक होता है, एक होता है वित्त विधेयक होता है, और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो देखिए, हम चारों को अलग अलग पढ़ेंगे और चारों के क्या क्या नियम होते हैं और कैसे वो प्रस्तुत किए जाते हैं, कौन प्रस्तुत कर सकता है, किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, ये सभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण विधेयक, जो एक सामान्य विधेयक होता है ना, मानी कोई सिंपल, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना हो या ऐसे कुछ जो आर्टिकल 2-3 में पढ़े थे हमने, या फिर कोई नया नियम बनाना हो, ऐसे अगर कोई विधेयक प्रस्तुत होने तो वो साधारण विधेयक कहते हैं। तो साधारण विधेयक पहली बात किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी बात, कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी का तात्पर्य मैं नहीं है, जो वहां का सदस्य तो होना चाहिए। जैसे लोकसभा में प्रस्तुत हो रहा था, लोकसभा के सदस्यों की बात हो रही, किसी भी एरे गरे, मतलब वो मंत्री है या मंत्री नहीं भी है, सामान्य सदस्य भी है वो संसद का, तो वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मंत्री भी कर सकता है, गैर मंत्री भी कर सकता है, और किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तीसरी बात, क्या राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है? नहीं, सामान्य विधेयक है, साधारण विधेयक है, हर बात पे राष्ट्रपति का दरवाजा थोड़ी खटखटाएंगे। राष्ट्रपति तो एक मतलब अपना एस्टीम वाला पद है ना, तो उसको बार बार नहीं खटखटा सकते। जब अति आवश्यक मामले होंगे तभी हम उसके दरवाजे पर जाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और चौथी बात, अगर मान लिया जाए गतिरोध हो गया, यानी गतिरोध कैसे होता है ये भी समझते हैं। जैसे लोकसभा ने एक बिल पास किया अपना, फिर वो भेजा राज्यसभा के, अब राज्यसभा उस बिल को पास ही नहीं कर रही है, तो गतिरोध उत्पन्न हो गया। और राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है अपने पास? 6 माह तक। यानी अगर 6 माह तक भी, अगर देखो आज की, जैसे 31 मार्च को लोकसभा में कोई बिल पास हुआ, फिर 1 अप्रैल को वो गया राज्यसभा के पास, 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक उन्होंने अगर वो पारित नहीं किया बिल, तो गतिरोध उत्पन्न हो गया। फिर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में, ठीक है। तो साधारण विधेयक में क्या होता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी का तात्पर्य मंत्री भी या गैर मंत्री भी, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, गतिरोध पर संयुक्त बैठक होती है। और राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक रोक सकती है। चलो, इतना हुआ साधारण विधेयक के बारे में। अब पढ़ते हैं हम धन विधेयक, मनी बिल के बारे में। तो देखिए, मनी बिल को समझते हैं तो धन विधेयक, अब इसमें कुछ खास प्रोविजन है, हमने पढ़ा था कि धन विधेयक एक बहुत ही, अब धन यानी मनी किससे जुड़ी है? मनी का जो सारा सोर्स है, अधिकांश सोर्स कहें तो हम, जो टैक्स होता है उससे सरकार को प्राप्त होता है, और वो टैक्स देता कौन है? जनता देती है। तो जनता वाला सदन कौन है? लोकसभा है, क्योंकि लोकसभा में जनता ने जो डायरेक्ट चुने हैं लोग, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राज्यसभा में तो फिर इनडायरेक्ट चुनाव के द्वारा लोग पहुंचे ना, तो धन वाला मामला केवल लोकसभा में ही होगा। तो इतना अगर आपने ध्यान में बना लिया कि धन है यानी लोग है यानी लोकसभा है, ठीक है, तो आप सब कर लेंगे। पहली बात, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। देख, ये दोनों सदनों में केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, और इसे केवल मंत्री प्रस्तुत करेंगे, और यह धन बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो इस पर राष्ट्रपति की अनुमति की भी आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति से अनुमति लो, फिर धन विधेयक को प्रस्तुत करो। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? मैंने कई बार बता रखा आपको पिछली कक्षा में भी, इसका निर्णय करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किया जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, और केवल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। अब धन विधेयक, अब देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में तो प्रस्तुत हो ही नहीं रहा है, तो गतिरोध होगा कहां से? गतिरोध जैसा तो कुछ है नहीं, राज्यसभा को तो धन विधेयक पर कोई शक्ति नहीं है, तो संयुक्त बैठक जैसा तो कोई प्रावधान हो। संयुक्त बैठक कब होगी? जब है, यानी राज्यसभा कुछ अड़ंगा लगा रही है, तो तभी संयुक्त बैठक होती है। अब धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत, राज्यसभा के पास धन विधेयक को लेकर कोई शक्तियां है ही नहीं अगर, तो गतिरोध भी होना नहीं है। गतिरोध नहीं होगा तो संयुक्त बैठक क्यों होगी? नहीं होगी ना, इतना भी समझ आए। फिर लेकिन जब धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो राज्यसभा को भी वो भेजा जाता है, केवल इसलिए कि चलो आप देख लीजिए कि धन विधेयक में ये चीजें हैं, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, केवल अपने सुझाव दे दीजिए बस। हम वो सुझाव मानेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है, हम नहीं मानेंगे ऐसा भी कर सकते हैं। आप जो कहो हम नहीं मानेंगे उन्हें, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम फिर भी भेज दे रहे हैं कि चलो देख लो आप भी एक बार करके। लेकिन राज्यसभा ना तो उसे रोक सकती है, ना बदल सकती है, ना मतदान कर सकती है, केवल देखने के लिए भेजा। तो राज्यसभा के पास वो जो धन विधेयक भेजा जाता है वो अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? 14 दिन तक। अब 14 दिन तक राज्यसभा ने कुछ कहा ही नहीं, तो बिना राज्यसभा की अनुमति के वो धन विधेयक लोकसभा पास कर लेगी, ठीक है, समझे। तो अब यहां पर है कुछ याद करने वाली, अब सब याद करते थे। धन विधेयक की बात की जाए तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, केवल मंत्री प्रस्तुत करेंगे, केवल राष्ट्रपति की अनुमति से पास मतलब प्रस्तुत किया जाएगा,
अंतिम निर्णय उसके लिए लेंगे लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे, संयुक्त बैठक नहीं होगी। और राज्यसभा उस बिल को अधिकतम कितने समय, देखिए साधारण बिल होता तो उसको तो राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है, 6 माह तक रोक सकती है, लेकिन जो धन विधेयक है उसे केवल 14 दिन तक ही, अगर 14 दिन में लौटाया नहीं तो जो लोकसभा है वो बिना राज्यसभा की अनुमति के ही उसे पास कर देगी। ठीक है, राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है धन विधेयक के मामले में। चलो इतना भी हमें याद हुआ। अब हम देखते हैं वित्त विधेयक के बारे में। अगर वित्त विधेयकों की बात की जाए तो वित्त विधेयक 2 होते हैं, एक तो वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2। अब इनके अनुच्छेद पढ़ने हैं हमने। जैसे धन विधेयक हमने पढ़ा, अनुच्छेद 110 में होता है धन विधेयक, मैंने लिखा नहीं है शायद, मैं धन विधेयक का आर्टिकल लिखना भूल गया, यहां पे मैं आर्टिकल लिख लेता हूं, अनुच्छेद 110। तो धन विधेयक कहां है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया, आप लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वित्त विधेयक 1 और एक वित्त विधेयक 2। तो वित्त विधेयक 1 है जो वो है अनुच्छेद 117(1) में, और वित्त विधेयक 2 है जो वो है अनुच्छेद 117(3) में। तो वित्त विधेयक 1 मतलब वित्त विधेयक के बारे में बताया गया अनुच्छेद 117 में, एक के बारे में अनुच्छेद 117(1) और वित्त विधेयक 2 के बारे में अनुच्छेद 117(3). ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे छोटे टर्म है, मतलब आप ऐसे ही घुमा के एग्जाम में अगर कोई स्टेटमेंट बनती है तो आप ध्यान रखिए, जो सभी धन विधेयक होते हैं ना वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। क्या हुआ इसका तात्पर्य, देखिए कोई धन विधेयक है ना, मतलब सभी जो भी धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक हैं, यानी धन विधेयक में आने वाले सभी मामले वित्त विधेयक में भी आते हैं, लेकिन वित्त विधेयक में आने वाले सभी मामले धन विधेयक में नहीं आते। इसका तात्पर्य कि वित्त विधेयक में धन विधेयक के अतिरिक्त भी कुछ मामले आते हैं। अब देखिए, अब ऐसा है ना, ये है धन विधेयक, ये धन विधेयक है, और ये है वित्त विधेयक, बड़ा वाला वित्त विधेयक। यानी अब ये जो धन विधेयक है इसके सारे मामले तो वित्त विधेयक में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ना, लेकिन अब वित्त विधेयक तो इतना बड़ा है, इसके सारे धन विधेयक में तो केवल इतने ही मामले आ रहे हैं, और वित्त विधेयक में इसके अतिरिक्त भी इतने मामले आ रहे हैं, ये सारे। समझे आप, मतलब धन विधेयक जो भी है ये वित्त विधेयक तो है ही, लेकिन ये अभी वित्त विधेयक तो ये भी है, लेकिन ये धन विधेयक में नहीं शामिल है। सिंपल याद रखिए कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। बस याद कर लीजिए, रटिए, कुछ भी करिए। ठीक है, अब चौथा विधेयक आया संविधान संशोधन विधेयक, जिसके बारे में हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो आप उसे रिवाइज जरूर करिएगा। ये क्लास बहुत इफेक्टिव है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं नोट्स केवल उस आधार पर प्रोवाइड करा रहा हूँ कि जो एग्जाम में बन सकता है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी शामिल नहीं किया है। तो आप इन्हें अप्रिशिएट करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अन्य लोगों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, ताकि मुझे भी अंदर से कुछ प्रेरणा मिले कि मैं जो मतलब कर रहा हूँ उसके लिए कुछ मोटिवेशन तो होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं संसद में बजट के बारे में। संसद में बजट, हमने इकोनॉमी वाला पर्सपेक्टिव तो पढ़ दिया कि बजट में कैसे होता है, कैपिटल, राजस्व खाता, चालू खाता या फिर पूंजी खाता, ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हम संसद में बजट कैसे पारित होता है। तो देखिए, संसद में पहली बात तो संविधान में जो है वो बजट शब्द का यूज ही नहीं किया गया है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके स्थान पर प्रयोग है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, और यह है अनुच्छेद 112 में। ध्यान रखिए, संसद में, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसके लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 112 में। ठीक है, अब संसद में अगर बजट प्रस्तुत होता है तो कैसे होता है वो सब समझने की बात क्या है। देखिए, अगर देखिए पहली बात, संसद में बजट प्रस्तुत कौन करवाएगा, राष्ट्रपति करवाएंगे। मतलब संसद में, देखिए संसद में बजट तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करती है, लेकिन करवा कौन रहा है, राष्ट्रपति। अगर यह कहे कि संसद में बजट कौन प्रस्तुत करवाता है, कौन कराता है, यानी राष्ट्रपति कराते हैं। अब मतलब, और करता कौन है, प्रस्तुत करवाएगा राष्ट्रपति और करेगा वित्त मंत्री। समझ गए, संसद में बजट प्रस्तुत कराते हैं राष्ट्रपति, और उसे प्रस्तुत कौन करेगा, वित्त मंत्री करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की जो पूर्वानुमति की बात। चलो इतना समझ में आया कि संसद में बजट कौन प्रस्तुत करेगा, कौन करवाएगा, राष्ट्रपति करवाएंगे, और करेगा कौन, वित्त मंत्री करेगा। ठीक है, जो अनुदान की मांग होती है, अनुदान यानी कोई, अब हर मंत्रालय है अपने लिए बजट, मतलब पैसों का तो वो प्रोविजन करेंगे ना कि हमें इतना चाहिए, हमें ये काम करते हैं, तो अपना अपना एक जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है धन की, उसके लिए एक बिल सब बनाया होगा उन्हें। तो उन अनुदान की मांग पर, जब अनुदान की मांग केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही की जाए, पहले राष्ट्रपति से सिफारिश की जाएगी कि हम ये अनुदान चाहिए हमें, तब ही उसकी मांग की जा सकती है। ध्यान रहे, बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती।
ध्यान रखिए, संसद में बजट प्रस्तुत करवाएंगे राष्ट्रपति। अनुदान की मांग भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही की जाएगी। और तीसरी बात, राज्यसभा को जो अनुदान की मांग है ना, उस पर मतदान का अधिकार ही नहीं। अब ये भी धन वाला बात आ गया, और धन वाले मामले में केवल लोकसभा ही सुप्रीम होगी, राज्यसभा का वहां कोई रोल नहीं। रोल होगा केवल देखने का, अच्छा ऐसा है, सुझाव भी उसके नहीं माने जाएंगे, माने जाएंगे। अब वो कोई माने भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं भी मानेंगे तो कोई परवाह नहीं है हमें, ठीक है। तो राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान का अधिकार नहीं है। अनुदान की मांग पर मतदान लोकसभा का सुप्रीम अधिकार है। ध्यान रहे, अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। यह लोकसभा की शक्ति है। तो क्या क्या देखा हमने, बजट को राष्ट्रपति पेश करवाएगा, अनुदान की मांग पर राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही अनुदान की मांग की जाएगी, और अनुदान की मांग पर मतदान लोकसभा में किया जाएगा, राज्यसभा में अनुदान की मांग पर मतदान नहीं की जाएगी। इतना भी समझ में आ गया है, याद करिए इसे। अब राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियों की बात है, यानी कुछ ऐसी शक्तियां जो राज्यसभा के पास विशेष है, मतलब जो लोकसभा के पास नहीं है। सबसे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप ये बताइए कि लोकसभा राज्यसभा से किन किन मामलों में आगे, बताइए। मैं बताता हूं, देखिए लोकसभा के पास क्या है, धन विधेयक में केवल लोकसभा के पास ही शक्ति है, और बजट प्रस्तुत करने में केवल लोकसभा के पास ही शक्ति है। और जो देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, धन विधेयक को धन विधेयक है भी कौन कहता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही कहता है। और जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और जो संयुक्त बैठक होती है वो उसको संचालित करने के जो नियम होते हैं वो कहाँ के होते हैं, वो भी लोकसभा के ही होते हैं। और इतने सारे मामले जो केवल लोकसभा के पास अधिक हैं, ठीक है। क्या क्या, संयुक्त बैठक वाला लोकसभा, धन विधेयक के मामले में देख लो, और ये अभी हमने पढ़ा जो अनुदान की मांग के मामले में देख लो, सभी मामलों में लोकसभा ही सुप्रीम। और ऐसे कौन से मामले हैं जहां लोकसभा और राज्यसभा समान शक्तियां हैं, लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्ति, वो है संविधान संशोधन विधेयक में। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि निम्नलिखित में से किन विषयों पर लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्ति है। तो संविधान संशोधन विधेयक क्या है, दोनों सदनों में प्रस्तुत हो सकता है, कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, कहीं भी प्रस्तुत कर सकता है, और बिना राष्ट्रपति की अनुमति के प्रस्तुत कर सकता है, और 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, संयुक्त बैठक नहीं होगी। इतनी सारी प्रोविजन पढ़े थे ना हमने, पिछली क्लासेस देख लीजिए आप। तो लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्ति है संविधान संशोधन विधेयक पर। अब देखिए, राज्यसभा की विशेष शक्तियों की बात की जा रही है, कहां पर राज्यसभा अलग, मतलब उसकी शक्तियां हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है राज्यसभा। मानिए कि देखिए, हमारे पास 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्यों के पास है। लेकिन राज्यसभा अगर चाहे तो अनुच्छेद 49 के तहत वो कर सकती है कि किसी राज्य सूची के विषय पर संसद को कह सकती है कि आप कानून बना दो, ऐसा कह सकती है। मतलब राज्य कहेंगे कि राज्यसभा को कि ऐसा कह दो संसद को करके, तो राज्यसभा क्या करेगी, फिर एक प्रस्ताव पारित करेगी, फिर वो संसद को कह सकती है कि आप राज्य सूची के इस विषय पर कानून बना दीजिए। तो ये राज्यसभा की शक्ति होगी। और आर्टिकल कौन सा हो गया, 212। और एक और काम कर सकती है राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संसद को अधिकृत कर सकती है। यानी अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, जो ये IAS, IPS और IFS है, ये 3 है अखिल भारतीय सेवा। पहले 2 ही थी, फिर 1966 में IFS भी जोड़ा गया, भारतीय वन सेवा, हाँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 तो अखिल भारतीय सेवा। ऐसे ही अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो राज्यसभा का ही ये काम। और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत संसद को कह सकती है कि आप कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाइए। ध्यान रहेगा आपको, 2 हैं आर्टिकल याद रखने राज्यसभा के। अनुच्छेद 249 जिसमें राज्यसभा लोकसभा संसद को कहती है कि आप किसी राज्य सूची पर कानून बनाओ, इस राज्य सूची के इस विषय पर कानून बना सकते हैं। और अनुच्छेद 312 के तहत वो संसद को कह सकती है कि आप एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाइए। समझ में आ गया। तो 2 काम याद रखने राज्यसभा की विशेष शक्तियों में। अब हम पढ़ते हैं संसदीय समितियों के बारे में। संसदीय समितियों के बारे में अब हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, संसदीय समिति में हम सबसे पहले पढ़ते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सबसे पहले हम इसका गठन देखते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन जो भारत सरकार एक्ट 1999 में था, 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार संशोधन 1919 का, इसी के अंतर्गत 1921 में की गई थी। तो लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? लोक लेखा समिति का गठन किया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1921 में। चलो, इतना भी याद हुआ हमें। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से 15 तो लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं।
ध्यान रहेगा, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। याद रहेगा, 22, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। कार्यकाल कितना होता है इसका? 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। और क्या इसमें कोई मंत्री भी शामिल हो सकता है? नहीं, इसमें कोई भी मंत्री शामिल नहीं हो सकता। ध्यान रहेगा। तो चलो लोक लेखा समिति के बारे में कुछ रिवाइज करते हैं। लोक लेखा समिति पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में गठित हुई। इसके 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के हैं, 7 राज्यसभा के हैं। कार्यकाल इसका 1 वर्ष का है और इसमें कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता है, सब जो सदस्य हैं वो लोग ही शामिल होते हैं। अब इसका मुख्य कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है जो कैग है, जो हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है ना, कंपेटिटर एंड ऑडिटर जनरल है जो हमारा, उसके जो भी वार्षिक प्रतिवेदन होते हैं ना उनकी जांच कर। ये बहुत बार बनता है कि कैग के प्रतिवेदनों की जांच कौन सी समिति करती है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। कैग के जो भी वार्षिक प्रतिवेदन है ना उनकी जांच करना है पब्लिक अकाउंट कमेटी का मुख्य कार्य। और इसके क्या क्या कंपोजिशन है, कब गठन हुआ, कौन शामिल हो सकता है, कार्यकाल क्या है, सब हमने याद कर लिया। आप इसे याद करिएगा, ठीक है। अब दूसरी समिति की बात की जाए तो दूसरी समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, इसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं फिर देखिए। प्राक्कलन समिति की बात की जाए, इसके भी पहले गठन को देखते हैं। इसका गठन पहली बार 1950 में किया गया था और किसकी सिफारिश पर? जॉन मथाई की सिफारिश पर। यह क्वेश्चन बनेगा। प्राक्कलन समिति किसकी सिफारिश पर गठित की गई? जॉन मथाई की सिफारिश पर। और कब? 1950 में। इसके सदस्यों की बात की जाए तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी होते हैं लोकसभा के। अब ये कितना बेहतर क्वेश्चन ही बन सकता है यहां से। प्राक्कलन समिति में सदस्य तो होते हैं 30 और सभी होते हैं लोकसभा के। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो वो है प्राक्कलन समिति। यहां राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व है नहीं, कोई भी शामिल नहीं हो रहा है राज्यसभा का। तो प्राक्कलन समिति एक ऐसी समिति है जिसमें लोकसभा का संपूर्ण प्रभुत्व है, राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो देखिए, और इसका कार्यकाल क्या है? 1 वर्ष का है। मंत्री शामिल हो सकते हैं? नहीं, मंत्री जो ये 3 समितियां पढ़ेंगे ना हम, इसमें किसी में भी शामिल नहीं हो सकते। इसका एक अन्य नाम है सतत किफायत समिति। सतत किफायत समिति, यानी ये खर्चे को ऐसे करो, थोड़ा कम करो, ये वाली बातें करती हैं। बाकी मानता कोई नहीं। इनकी सिफारिशों को मानना संसद के लिए अनिवार्य नहीं है। वो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती, बस ये कर देते हैं, मतलब एक सिफारिश। प्राक्कलन समिति की बात की जाए तो 1950 में गठित हुई, जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित हुई। इसके 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मंत्री शामिल नहीं होते हैं। अन्य नाम इसका सतत किफायत समिति, ठीक है। अभी रिवाइज करेंगे हम सारे, ठीक है। तीसरी समिति होती है सार्वजनिक उद्यम समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति, तो देखिए इसका गठन हुआ 1964 में और कृष्ण मेनन की सिफारिश पर। ध्यान रहेगा, सार्वजनिक उद्यम समिति है जो, इसका गठन हुआ 1964 में कृष्ण मेनन की सिफारिश पर। इसके सदस्यों की बात की जाए तो इसमें है 22 सदस्य, जिसमें से 15 तो लोकसभा के हैं और 7 राज्यसभा के हैं। ध्यान रहेगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जैसा ही कंपोजिशन है इसका। एक ही प्राक्कलन समिति ऐसी है जिसमें 30 के 30 लोकसभा के, पब्लिक अकाउंट में 22 थे, 15 और 7 का था। और सार्वजनिक उद्यम समिति में भी 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा के हैं और 7 राज्यसभा के। कार्यकाल क्या है? 1 वर्ष का है। कोई मंत्री शामिल हो सकता है? नहीं, तो मंत्री तो किसी में शामिल नहीं हो सकता। तीनों का कार्यकाल 1 वर्ष ही है। सदस्य प्राक्कलन को छोड़कर इन दोनों में सेम है। और देखिए सार्वजनिक उद्यम समिति की बात की जाए तो 1964 में गठित हुई और कृष्ण मेनन की सिफारिश पर गठित हुई। सदस्य थे इसके 22, 15 लोकसभा के थे, 7 राज्यसभा के थे। मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। कार्यकाल होता है इसका 1 वर्ष का, ठीक है। आप इनके नोट्स खुद बनाएंगे। जब पहले पूरी वीडियो देखिए, आपको आधा तो याद हो चुका होगा, फिर खुद नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते बनाते आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। बस उसको आप बाद में आपको केवल रिवाइज करते हैं। पढ़ने का ये सबसे बेहतर तरीका है। जितनी बार सुनोगे और जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद होता है, ठीक है। तो ये हुई सार्वजनिक उद्यम समिति। अब हम पढ़ते हैं कुछ विभागीय स्थायी समितियों के बारे में। देखिए, विभागीय स्थायी समितियां, जैसे हर एक विभाग होते हैं ना, केंद्र क्या क्या, कोई रक्षा विभाग होता है, वित्त विभाग होता है, आर्थिक मामलों का विभाग होता है और वाणिज्य मामलों का विभाग होता है, कोई गृह विभाग होता है। तो सभी के अपने अपने विभाग हैं। सभी के जो काम है उनको देखने के लिए कुछ समितियां होती हैं। तो ये समितियां कब बनी, इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने शामिल किए हैं। तो पहली बात, जो ये विभागीय समितियां हैं, इनकी स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। विभागीय समितियों की स्थापना हुई थी 1993 में। और विभागीय समितियों की संख्या कितनी है कुल? विभागीय स्थायी समितियां कुल होती हैं 24। कुल विभागीय स्थायी समितियों की संख्या है 24, जिसमें से 16 लोकसभा के लिए काम करती हैं, 8 राज्यसभा के लिए काम करती हैं। ध्यान रखिएगा, ये कंपोजिशन स्थापना हुई 1993 में,
कुल है 24, जिसमें से 16 लोकसभा के लिए काम करती हैं और 8 राज्यसभा के लिए काम करती हैं। अब जो प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति है ना, जो प्रत्येक स्थायी समिति है उसमें 31 सदस्य होते हैं। जो ऊपर 3 पढ़े वो अलग हैं, वो विभागीय स्थायी समितियां नहीं, वो अलग समितियां हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यहां वो संसदीय समितियां हैं, संसद द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है ना, उनमें है। ये हैं विभागीय समितियां जो अलग अलग विभागों के काम कर रहे हैं। तो इनका कंपोजिशन याद रखिए। प्रत्येक जो 24 कहा ना हमने, ये 24 समितियां होती हैं कहा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, इसमें होते हैं 31 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य हुए? 31 सदस्य, जिसमें 21 होते हैं लोकसभा के सदस्य, 10 होते हैं राज्यसभा के लिए। समझ में आया? टोटल विभागीय समितियां होती हैं 24, जो 16 लोकसभा के लिए काम करती हैं, 8 राज्यसभा के लिए काम करती हैं। सभी जो लोकसभा वाली समितियां भी और राज्यसभा वाली समितियां भी, सभी में 31 सदस्य होते हैं और 21 लोकसभा के सदस्य होते हैं उसमें और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और इनमें भी कोई मंत्री शामिल नहीं होता है, ध्यान रखिए। किसी भी समिति में मंत्री शामिल नहीं होता है, इतना याद रहा। और इनका कॉम्पोजिशन भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए संसद के सत्र देखिए हमने, फटाफट मेरे साथ रिवाइज करें। आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बीच बीच में रोकेगा कौन? स्थगन या अनिश्चितकाल स्थगन पीठासीन अधिकारी करेगा। सत्र अवसान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये सभी बातें कहां बताई गई हैं? अनुच्छेद 85 में। अभी कितना अच्छा लग रहा होगा आपको कि सारा याद हो गया जैसा लग रहा होगा। गणपूर्ति या कोरम आर्टिकल 100 में कुल ये क्या कहता है? कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के सदस्य तो शामिल होने चाहिए, सदन में होने चाहिए, तभी हम कोई कार्यवाही करेंगे। कहते कितने? तो लोकसभा में कितना हुआ? 10वां 55। राज्यसभा में कितना हुआ? 25। धन्यवाद प्रस्ताव क्या हुआ? प्रत्येक आम चुनाव का जो प्रथम सत्र होता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसे राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। फिर उसके जो भी संशोधन है उस पर जो चर्चा होती है उसे कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। मैंने कहा धन्यवाद प्रस्ताव किससे जुड़ा है ये याद रखिए, तो राष्ट्रपति से जुड़ा है, ठीक है। फिर हमने संसद में विधेयक देखे, साधारण विधेयक देखा, धन विधेयक देखा, वित्त विधेयक देखा, संविधान संशोधन विधेयक देखा। साधारण विधेयक में कहा कहीं भी प्रस्तुत हो सकता है, कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति भी नहीं चाहिए और गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक होगी, इतना कहा। फिर धन विधेयक में कहा कि धन वाला मामला तो बहुत ही स्पेसिफिक मामला है, लोगों से जुड़ा है, तो ये केवल लोकसभा में ये मामला जुड़ेगा। तो हमने कहा धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, केवल मंत्री प्रस्तुत करेगा। और धन वाला मामला महत्वपूर्ण है तो राष्ट्रपति की अनुमति भी चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति भी लेंगे। और धन विधेयक है या नहीं कौन निर्धारित करेगा? इसको निर्धारित करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, और ये लोकसभा के अध्यक्ष ही करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। संयुक्त बैठक होगी नहीं, क्योंकि राज्यसभा को तो कुछ हम करने दे नहीं रहे हैं यहाँ। हमने देखा कि जो साधारण विधेयक है उसको राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक रोक सकती है, लेकिन जो धन विधेयक है उसको केवल 14 दिन तक रोक सकती है राज्यसभा, ठीक है। फिर वित्तीय विधेयक देखे, फिर हमने वित्तीय विधेयक 1 देखा अनुच्छेद 117(1) में, फिर वित्तीय विधेयक 2 देखा अनुच्छेद 117(3) में। हमने यहाँ कहा था कि जो धन विधेयक है उसका आर्टिकल है अनुच्छेद 110। फिर हमने कहा सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते, यानी वित्तीय विधेयक में धन विधेयक के मामले के अतिरिक्त भी कुछ मामले आते हैं। फिर संविधान संशोधन विधेयक में हमने कहा कि हमने ये पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। फिर संसद में बजट देखा हमने, फिर हमने कहा कि संविधान में बजट शब्द तो यूज ही नहीं किया गया है, वहां तो कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके लिए आर्टिकल है 112। हमने कहा बजट कौन प्रस्तुत करवाएगा? राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाएगा, और प्रस्तुत करेगा कौन? वित्त मंत्री। अनुदान की मांग पर केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही अनुदान की मांग की जाएगी, और अनुदान की मांग पर मतदान लोकसभा का विशेष अधिकार है, यहां राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं। तो अनुदान की मांग पर मतदान लोकसभा में किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। फिर हमने राज्यसभा की विशेष शक्तियां देखी, जिसमें हमने आर्टिकल 249 में देखा कि राज्यसभा अगर चाहे तो संसद को यह कह सकती है कि राज्य सूची के इस विषय पर आप कोई विधि बना दीजिए, ऐसा कह सकती है। फिर हमने देखा अनुच्छेद 312 में, जिसमें हमने देखा कि राज्यसभा संसद को कह सकती है कि अब कोई नई अखिल भारतीय सेवा आप बना लीजिए, ठीक है। फिर हमने संसदीय समितियां देखी, जिसमें हमने लोक लेखा समिति देखी। फिर हमने इसके बारे में देखा कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है उसके तहत 1921 में गठित की गई थी। इसका कंपोजिशन हमने देखा 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। कार्यकाल 1 वर्ष, मंत्री शामिल नहीं होंगे, और इसका मुख्य कार्य पब्लिक अकाउंट कमेटी जो हम कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है, तो जो कैग है वो इसके सहायक के तौर पर काम करता है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कैग किसके सहायक के तौर पर काम करता है? तो लोक लेखा समिति के, क्योंकि यही तो उसके रिपोर्टों की जांच करती है, ठीक है। फिर हमने देखा प्राक्कलन समिति, इसमें भी कुछ खास बातें देखी हमने। ये जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित हुई 1950 में, और इसके सदस्य थे 30, जिससे सभी लोकसभा के थे। इसलिए हमने कहा कि कौन सी ऐसी संसदीय समिति है जो इस पर पूरा नियंत्रण लोकसभा का है, तो वो है प्राक्कलन समिति, जिसमें राज्यसभा का बिल्कुल प्रतिनिधित्व है, वो भी है प्राक्कलन समिति, कि राज्यसभा के तो कोई सदस्य शामिल है ही नहीं। कार्यकाल है 1 वर्ष, मंत्री शामिल नहीं होंगे। इसका अन्य नाम था सतत किफायत समिति। फिर हमने अंतिम समिति देखी सार्वजनिक उद्यम समिति। इसकी स्थापना 1964 में कृष्णा मेनन की सिफारिश पर हुई थी। सदस्य थे इसके 22, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। कार्यकाल 1 वर्ष, मंत्री शामिल नहीं होगा। फिर हमने देखी कुछ विभागीय स्थायी समितियां देखी। हमने कहा कि इनका गठन 1993 में हुआ था। इनकी कुल संख्या 24 है, जिसमें से 16 लोकसभा के लिए काम करती हैं और 8 राज्यसभा के लिए काम करती हैं। और जो ये 24 समितियां हैं, इसमें प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं, 31 सदस्य, जिसमें से
21 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं, और इन सब में भी किसी में भी मंत्री शामिल नहीं होते। करी थी हमने इतनी सारी बातें। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब मैं रोज कोशिश करूंगा कि हर दिन क्लास लेकर आऊं, फिर जितना समय होगा उस हिसाब से आगे को बढ़ते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए आप इसे सब याद करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं आगे।